हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका चैप्टर 6 शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें हम मैग्नेट के इफेक्ट से, मैग्नेट के वेरिएशन के नाते करंट कैसे उत्पन्न होती है, इसके फिनोमिनन को स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले पहली टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स। पहली ही टॉपिक है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस placed in magnetic field is the total number of magnetic lines of force crossing this surface. This is measured as the product of component of magnetic field normal to the surface and the surface area. दो वर्ड यूज होता है बच्चों, सरफेस एरिया और एरिया वेक्टर। दोनों का विभेद आप समझेंगे और हम आगे बात को ले जाएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से या फाई बी से डिनोट किया जाता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। दो सिचुएशंस। पहली सिचुएशन, यह कोई सरफेस है और ये पूरा इंटायर इस सरफेस की एरिया है। इस एरिया पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं इस एरिया से। और इस सरफेस पर जो खींचा गया नॉर्मल है वो भी इसी एलोंग है। जो नॉर्मल है, सरफेस पे खींचा गया जो यूनिट वेक्टर नॉर्मल है, वो भी इसी मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग ही है। यानी जो बी की डायरेक्शन है वो यही है, मैग्नेटिक फील्ड की यही डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ जा रही हैं और इस सरफेस पे खींचा गया नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है। इस दशा में मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर खींचे गए नॉर्मल के एलोंग है। जबकि दूसरी दशा में देखिए, हमने इसी सरफेस को थोड़ा सा टर्न अबाउट करा दिया, रोटेट अबाउट करा दिया। उस दशा में ये सिचुएशन आएगी। उसी सरफेस को थोड़ा हमने टर्न अबाउट करा दिया, रोटेट अबाउट करा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अपनी जगह पर रहेंगी, यहीं रहेंगी इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड भी तो यहीं रहेगा, लेकिन नॉर्मल जो होगा अब यहां से वह इस डायरेक्शन में चला जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड का तो यही डायरेक्शन रहेगा और जो नॉर्मल होगा वो यहां चला जाएगा।
किससे नॉर्मल? इस सरफेस के साथ जो ड्रॉन नॉर्मल है वो यहां आ जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये दो सिचुएशंस एराइज हुई। पहले सिचुएशन में जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के साथ 0 डिग्री पर है और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल के साथ किसी एंगल थीटा पे है, इस दशा में, पहले दशा में फाई इक्वल टू फाई बी इक्वल टू बी इंटू ए, एरिया ऑफ इंटायर सरफेस, और दूसरे सिचुएशन में इस डायरेक्शन में फाई बी इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए हो जाएगा बराबर बी ए कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। यानी जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वह एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर सरफेस प्लेन है या सरफेस कर्व है, किसी कर्व सरफेस पर जो सरफेस एरिया होती है वह फिक्स नहीं होती है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। एरिया का जो डायरेक्शन है, एरिया पर खींचा गया जो नॉर्मल है, सरफेस पर खींचा गया नॉर्मल किसी कर्व सरफेस पे पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, चेंज करता है। मान लिया ये कोई सरफेस है, तो इस दशा में एक छोटा सा इसका कोई पार्ट हम चुन लेते हैं, डी ए, एरिया का छोटा सा पार्ट चुन लेते हैं डी ए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इस डायरेक्शन में एंटर कर रही हैं, इस तरह से, इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं लगा हुआ है और इसका एरिया अब इस पर खींचे गए नॉर्मल के एलॉन्ग लिया जाएगा, इस पर खींचे गए नॉर्मल के एलॉन्ग लिया जाएगा, इस पर खींचे गए नॉर्मल के एलॉन्ग लिया जाएगा। तो इस दशा में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस सिचुएशन में, वह बी डॉट क्या हो जाएगा? डी ए, यानी डी फाई बी बराबर इस छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वह डी फाई बी बराबर बी डॉट डी ए हो जाएगा। और टोटल सरफेस के लिए, इंटायर सरफेस की बात करते हैं तो वह पूरे सरफेस के इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा, यानी फाई बी बराबर एरिया के रिस्पेक्ट में बी डॉट डी ए हो जाएगा। इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसके फार्मूले क्या हैं, ये बातें आपको कंफर्म हो गई। अब इसकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स? एस आई यूनिट।
ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। और वेबर को शॉर्ट में WB लिखते हैं। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर और 1 वेबर इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर ये SI यूनिट है। CGS यूनिट अगर लिखा जाए तो गॉस यूनिट, इसकी CGS यूनिट क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की CGS यूनिट गॉस होती है और एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर इसी फार्मूले से है। मैग्नेटिक फील्ड की CGS यूनिट गॉस होती है और एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, तो गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी को मैक्सवेल कहते हैं। इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? मैक्सवेल। और मैक्सवेल गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर और मैक्सवेल, एंड अगर वेबर में और मैक्सवेल में रिलेशन लिखा जाए तो 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। यानी 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? फाइबी का या फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर A इनवर्स T⁻⁻2 होता है। इस तरह से इस टॉपिक में आपने क्या क्या सीखा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसकी SI यूनिट क्या है, CGS यूनिट क्या है और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। एक बार फिर से छोटा सा रिकैप देता हूं। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing through a surface in the direction of normal drawn to the surface area is called magnetic flux. Mathematically, it is equal to product of magnetic field and the area of the surface. Clear, students? चूंकि फ्लक्स बच्चों स्केलर क्वांटिटी है तो इसे पॉजिटिव या निगेटिव दोनों कॉन्सेप्ट्स में लेते हैं।
अगर ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे ड्रॉन नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, और इस पर ड्रॉन नॉर्मल की भी डायरेक्शन यही है, मीन्स इस दशा में थीटा इक्वल टू 0 है। किसके किसके बीच एंगल? नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस, इस सरफेस पर जो नॉर्मल ड्रॉन किया गया उस पे और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वह 0 है। तो इस दशा में फाई बी बराबर प्लस बी ए होगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं, ये सरफेस है स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स, और इस पर ड्रॉन नॉर्मल यहां है स्टूडेंट्स। इस पर ड्रॉन नॉर्मल यहां है और दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 180 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 180। इस दशा में फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। जब थीटा 0 होगा तो बी इंटू ए हो जाएगा, लेकिन जब थीटा 180 होगा तो फाई बी इक्वल टू माइनस बी ए हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट कास 180 की वैल्यू -1 होती है। इस तरह से अगर सरफेस पर खींचे गए नॉर्मल के एलोंग, अगर सरफेस पर खींचे गए नॉर्मल के एलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फ्लक्स बी इंटू ए के बराबर होगा। अगर 180 डिग्री पर होगा तो फ्लक्स निगेटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव फ्लक्स है। इस दशा में पॉजिटिव फ्लक्स और इस दशा में निगेटिव फ्लक्स, यानी फ्लक्स पॉजिटिव, निगेटिव और 0 भी हो सकता है। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल से, जो खींचा गया नॉर्मल है उससे 90 डिग्री पर हो जाए, यानी सरफेस पर खींचे गए नॉर्मल से 90 डिग्री पर अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फ्लक्स शून्य हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 होती है और कॉस 90 की वैल्यू शून्य होती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की और फैराडे एक्सपेरिमेंट की। साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने ऑब्जर्वेशन किया, और स्टेट एक्सपेरिमेंट से अगर देखा जाए, जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा, और स्टेट एक्सपेरिमेंट कहता है कि जब किसी वायर में, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, एसोसिएट हो जाती है। इसका मतलब मूविंग चार्ज, इन अदर वर्ड्स फ्लोइंग करंट, creates a magnetic field, then its reverse process should also be true. मीन्स अगर करंट चेंज करने पर, करंट फ्लो कराने पर किसी कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्किट से, कंडक्टर से
पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन कराने पर उसमें करंट उत्पन्न होना चाहिए। ये संकल्पना था माइकल फैराडे का। और उन्होंने एक क्लोज्ड लूप को गैल्वेनोमीटर से अटैच करके जब एक मैग्नेट को उसकी तरफ मूव कराया, लूप की तरफ, तो वास्तव में उस लूप में एक करंट क्रिएट हो गई, एक ईएमएफ जनरेट हो गया। इसी फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग EMF in any closed circuit due to changing of magnetic flux through the circuit, through the loop, is called electromagnetic induction, and hence the EMF thus produced is called induced EMF, and the current produced is called induced current। जब किसी क्लोज्ड कॉइल और क्लोज्ड सर्किट से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन कराते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के कारण उस लूप में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसके नाते उसमें एक करंट फ्लो करने लगती है। इस प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ और उत्पन्न करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और इस फेनोमिनन को, ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होने की फेनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे फैराडे एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। यह एक क्लोज लूप है जिसके दोनों एंड पे एक गैल्वेनोमीटर बंधा हुआ है। एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को या साउथ पोल को, जिसकी इच्छा हो, तेजी के साथ इस कॉइल की ओर मूव कराया जा रहा है। इस कॉइल की ओर क्या कराया गया? मूव कराया गया। तो तुरंत गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ। इस डायरेक्शन में देखिए डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। इसी फिनोमिनन को जो रिवर्स किया गया, मैग्नेट को जब इसे दूर ले जाया जाने लगा तो भी करंट फ्लो हुई, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या हुई? बदल गई, चेंज हो गई। यानी जब नॉर्थ पोल को पास लाए तो गैल्वेनो में डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में हुआ, और जब नॉर्थ पोल को दूर ले गए तो गैल्वेनो में डिफ्लेक्शन दूसरे डायरेक्शन में हुआ। इस प्रकार से। लेकिन तीसरी सिचुएशन, अगर मैग्नेट को उसके पास लाके रोक दिया गया, वेलोसिटी v इक्वल टू 0 हो गया, तो गैल्वेनो में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ।
यानी गैल्वेनो में डिफ्लेक्शन तब तक हुआ जब तक मैग्नेट या तो कॉइल की ओर मोशन में था या कॉइल से लूप से दूर की ओर मोशन में था। जब मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया गया तो गैल्वेनो में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। ये रिजल्ट अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी कर दें और कॉइल को मैग्नेट की ओर मूव कराएं या कॉइल को मैग्नेट से दूर ले जाएं, फिर रिपीट हुआ, सेम फिनोमेनन ऑकर हुआ। यानी या तो मैग्नेट को कॉइल की ओर ले जाएं, कॉइल को स्टेशनरी कर दें, या मैग्नेट को स्टेशनरी कर दें, कॉइल को उसकी ओर ले जाएं। ये रिलेटिव मोशन है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों मूव कर सकते हैं, एक स्टेशनरी और एक मूविंग हो सकता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था कि जब किसी क्लोज्ड लूप, ये लूप है और सर्किट क्लोज्ड की गई, से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन कराया जाए। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। पहली दशा में जैसे जैसे मैग्नेट लूप को अप्रोच करने लगा, तो जब मैग्नेट दूर था तो इससे गुजरने वाली फील्ड लाइन की संख्या कम थी बच्चों, लेकिन जैसे जैसे वो अप्रोच करने लगा वैसे वैसे इस लूप से गुजरने वाली फील्ड लाइन की संख्या बढ़ने लगी। अर्थात इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा और फ्लक्स परिवर्तन ही इंड्यूस्ड ईएमएफ का रीजन है। दूसरी दशा में जब आप इसे दूर ले जाने लगे मैग्नेट को, तो फील्ड लाइन की संख्या देखिए कम होने लगी। तो संख्या कम हो या ज्यादा हो, चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फिर फ्लक्स चेंज हुआ, फिर एक करंट इंड्यूस हो गई। लेकिन जब मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया गया तो जो फ्लक्स उससे पास हो रहा था वो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, न घट रहा न बढ़ रहा। इस दशा में करंट क्या हो गई, शून्य हो गई। इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट तब तक प्रोड्यूस होते रहेंगे जब तक मैग्नेटिक फील्ड वायरिंग होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। तो पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या है, फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय रिलेटिव मोशन ऑफ ए कॉइल एंड ए मैग्नेट। अब फैराडे का दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय वायरिंग करंट इन ए नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग कॉइल माने पड़ोस में, पास में रखी हुई किसी कॉइल में करंट वैरी करा के किसी कॉइल में करंट इंड्यूस कराना। एक कोर है, इस कोर पे दो कॉइल्स लपेटी गई हैं। पहला ये है, देखिए तार के कई टर्न करके, जिसका एक एंड बैटरी के प्लस पे और दूसरा एंड रिहोस्टेट के साथ की से कर दिया गया है। इसमें करंट सेल से आप भेज रहे हैं, जबकि इस कॉइल में आपने इसके दोनों एंड पर गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया है। इसमें करंट आप नहीं फ्लो करा रहे हैं, करंट फ्लो इसी में हो रहा है, इस कॉइल में हो रहा है। अब ज्यों ही इसमें स्विच को ऑन किया गया त्यों ही इसमें एक करंट इंड्यूस हो गई, अपने आप ओरिजिनेट हो गई। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फाइंड हुआ और ज्यों ही करंट स्टेडी हो गई, करंट इसमें फ्लो, इसमें डिफ्लेक्शन शून्य हो गया। यानी जब तक इसमें करंट चेंजिंग था तब तक जो है इसमें करंट
इंड्यूस होता रहा। लेकिन जब इसमें करंट चेंजिंग की वैल्यू को रोक दिया गया, इसमें करंट चेंजिंग होना बंद हो गया, त्यों ही इसमें करंट प्रोड्यूस होना बंद हो गया। इस तरह से इसका रीजन क्या है बेटा? जब किसी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट हम फ्लो कराते हैं, सोलेनॉइड आप लोगों ने पढ़ा है अभी। सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करती है। उसकी पोलरिटी क्या होती है, नॉर्थ पोल कहाँ होता है, साउथ पोल कहाँ होता है, बाकायदा सारी चीज़ें पिछले चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा है। जिन लोगों ने ना पढ़ा हो वो पिछले चैप्टर के वीडियोज़ को देख लें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। बात को आगे बढ़ाएं। अब जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे इस कॉइल में, तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड तुरंत एसोसिएट हो जाएगा, तुरंत इससे, इस कॉइल से, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से क्या करेंगी, पास करेंगी। और किसी सॉलिनॉइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सॉलिनॉइड के केस में। अगर आई को वेरी कराओगे तो भी वेरी करेगा, चेंज करेगा। यानी इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। और जब इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज होगा, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो इंड्यूस्ड करंट का रीजन है, इंड्यूस्ड करंट का कारण बनता है। इस तरह से किसी एक कॉइल में करंट फ्लो करा के उसके पड़ोस में रखी हुई, उसके नेबर में रखी हुई किसी दूसरी कॉइल में करंट को इंड्यूस कराया जा सकता है। पहली कॉइल जिसमें हम करंट को सेंड कर रहे हैं, इसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और दूसरी कॉइल जिसमें करंट को ओरिजिनेट कराया जा रहा है, इंड्यूस कराया जा रहा है, इसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, आपने फैराडे के दो एक्सपेरिमेंट्स को देखा। पहला, ओरिजिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय वेरिंग करंट इन नेबरिंग कॉइल। अब इन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर फैराडे के लॉ और उसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।